जब भारतीय वायुसेना बॉम्बिंग करती है, स्त्रियों के भ्रूण उनके गर्भ में समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कौन सा ऑपरेशन रहा है जिसको करने के बाद आज भी फील बहुत गुड होता है कि अरे यार ये वाला तो नजीर ही बन गया? पाकिस्तान इतना डर गया था कि उनके जहाज टेक ऑफ करने से डर रहे थे। एयरफोर्स जब मारती है तो दर्द भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता, और आपका अस्तित्व पंचतत्व में कब विलीन हो जाता है आप जान ही नहीं पाते। मुझे लगता है कश्मीरी जो लोग हैं, मुस्लिम्स हैं जो वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चालाक किस्म की प्रवृत्ति है उनकी। 0001 hours of this date this operation will start। आपके पास ये मीन्स है, सरेंडर कर दो। उसके बाद एक एक को चुन चुन के ढूंढ करके मिलिटेंट, चाहे उसके लिए उसका पूरा घर उड़ाना पड़े, चाहे उसके लिए उसकी पूरी फैमिली को उड़ा देना पड़े, लेकिन इस मिलिटेंसी को समाप्त करने का एक ऑपरेशन चलाना चाहिए। क्या संभव है कि यहाँ से हिंदू जाकर वहाँ बस पाए? देखिए, संभव तो बिल्कुल है, और अगर संभव किसी को लगता हो कि संभव नहीं होगा, तो अगर कल की सेना को सरकार अधिकृत करे तो कल की सेना विदिन 6 months वहाँ पर हिंदुओं को बसा सकती है। कॉन्वॉय का जाना जम्मू और से श्रीनगर के हाईवे में एक कॉमन बात है। देखिए, पुलवामा हमले को तो इसके विषय में सोचो तो हर बार बीपी की एक गोली खानी पड़ती है। वो पूरी तरीके से जागृत और लड़ने को तैयार बैठे हैं 2 मिनट की रेडनेस में, कि अगर तुम आते हो तो 2 मिनट में तुमको गिरा। पूरी फौज एकदम इस बात के लिए पूरी तरह कटिबद्ध थी कि अगर अभिनंदन को कुछ होता है तो पाकिस्तान को भारत के नक्शे से मिटा देंगे, फिर चाहे जो भी हो। तो ब्रजेश संघ बतकही के इस नए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका परिचय कराएं, मेहमान का जो हमारे साथ बतकही करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर हम घर में सुरक्षित सो रहे हैं तो इस बात से क्योंकि हमारी रक्षा के लिए कोई ना कोई जगह हुआ है, और वो जल, थल और नभ तीनों जगह हमारी रक्षा के लिए खड़ा है, तभी हम आज चैन की नींद सो पाते हैं। तो ऐसे ही हमारी रक्षा के लिए नभ के मोर्चा पे संभाले हुए विंग कमांडर जी हमारे साथ हैं। पूर्व विंग कमांडर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बतकही में। धन्यवाद आपका, और आपके दर्शकों को हर हर महादेव। तो एक अच्छा खासा दौर, एक अच्छा खासा समय आपने एयरफोर्स में दिया, और शुरुआत से हम बात करेंगे क्योंकि बातों का सिलसिला बहुत लंबा होने वाला है। ऐसा क्या हुआ कि एक पत्रकार मतलब कलम छोड़ बंदूक उठाने को मजबूर हुआ, ये चला जाए बंदूक उठाया जाए? जी, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कुछ इंटरव्यूज में बताया कि प्रारंभ से ही मुझे एक ऐसा करियर चाहिए था जो समाज में कुछ परिवर्तन ला सके, कुछ प्रभाव ला सके। तो जब विद्यालय में थे, स्कूल में थे, मैं केवी से पढ़ा हुआ हूँ, तो हमें ये लगता था कि पत्रकारिता एक ऐसा है प्रोफेशन जिसमें जाकर के आप समाज से बदलाव ला सकते हो, जो समाज की कुरीतियाँ, करप्शन या उन चीज़ों पर प्रकाश डाल के। तो वही हुआ कि हमने बहुत अर्ली जो प्रोफेशन चुना वो प्रोफेशन पत्रकारिता का चुना। बहुत थोड़े समय प्रिंट मीडिया, और तुरंत फैसिनेट होके वो यंग एज की जो फैसिनेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिफ्ट हो गए, प्रोग्राम्स किए, सीरियल्स किए, और वहाँ पे कहीं जाके हमें ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इस समय उस स्टेज ऑफ एज में हूँ कि मैं खुद भी अधिकारी बन करके भला कर सकता हूँ, माँ भारती की सेवा कर सकता हूँ, देशवासियों का भला कर सकता हूँ। तो फिर हमने तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की शुरू कर दी, और जैसा ईश्वर की इच्छा थी, पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। मुझे तो पता भी नहीं था ठीक से कि एसएसबी क्या होती है, बट वाराणसी में माँ गंगा ने बुलाया और हम वहाँ चले गए, और वहीं से हमारा सिलेक्शन हो गया। तो ये यात्रा भारतीय वायुसेना की शुरू हुई, और इस भारतीय वायुसेना की यात्रा में मैं इतना सौभाग्यशाली रहा कि मुझे जल, थल और नभ तीनों माध्यमों से माँ भारती की रक्षा करने का सौभाग्य मिला। कैसे? देखिए, भारतीय वायुसेना का जो स्ट्रक्चर है
वो ऐसा है कि इसमें ऑफिसर्स के लिए, अधिकारियों के लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, तो अलग अलग ब्रांच का अलग अलग कार्य होता है। तो मैं ऑप्स में था, ऑपरेशंस ब्रांच में था, जहां पर कि जल और नभ और थल का तो योगदान है ही है, क्योंकि हमारे भाई जहाज कहीं भी रहेगा, उड़ के उससे जमीन पे आना है, तो अल्टीमेटली वायुसेना बेसिस तो सारे जमीन पे हैं, तो वहाँ की सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस, वहाँ के अदर थिंग्स, मिसाइल पूरी वॉरफेयर, जो कि भारतीय वायुसेना के पास एक बड़ी मिसाइलों का जखीरा है, क्योंकि हमारी रेंज, हमारी रीच बहुत हाई है। कोई छोटी फोर्सेस होती हैं, वो बंदूक से लड़ती हैं, राइफल से लड़ती हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा स्नाइपर से लड़ती हैं 2-3 किलोमीटर की रेंज पे, और हमें स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेने होते हैं, जबकि हमारा टारगेट 150 किलोमीटर दूर होता है, लेकिन हमारे पास डिसीजन लेने के लिए तब भी शायद 10 या 12 ही सेकंड होते हैं, क्योंकि ये मीडियम जो है एयर का, ये बहुत फास्ट वॉरफेयर का मोड है और बहुत डायनेमिक है। आपके दर्शकों में से जिन लोगों ने भी एरियल बॉम्बिंग कभी देखी हो, मतलब जो पोखरण में टेस्ट होता है, वहाँ पर एक्सरसाइजेज भी होती है भारतीय वायुसेना की, जिसमें कि सिविलियंस को भी इनवाइट किया जाता है। तो जब जहाज बम गिराता है तो धरती कांपने लगती है, बिल्डिंग हिलने लगती हैं, और जैसे सुंदरकांड में बोला गया है ना कि स्त्रियों ने गर्भ, हनुमान जी की दहाड़ सुन के स्त्रियों ने गर्भ त्याग दिए थे, तो वही चीज होती है जब भारतीय वायुसेना बॉम्बिंग करती है, स्त्रियों के भ्रूण उनके गर्भ में समाप्त हो जाते हैं। तो ये एयर पावर की ये डायनेमिज्म होती है। तो जमीन तो इफेक्ट होगी ही, एरियल वॉरफेयर, एयर टू एयर मेथड, वो तो इफेक्ट होगा ही। साथ ही मैं सौभाग्यशाली रहा कि जब मैं यूनिट एक कमांड कर रहा था, इंपॉर्टेंट यूनिट, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की एरियल सिक्योरिटी देख रहा था मैं, तो चूंकि हाई सीज में उनके इंस्टॉलेशंस होते हैं समुद्र से 200 किलोमीटर अंदर तक, तो वहाँ तक का हमारी जो भी यात्रा थी उनको सुरक्षा प्रदान करने की, उसमें जल का भी बहुत योगदान था, प्लस नेवी के साथ कुछ ऑप्स में रहे, जिसमें कि आईएनएस विराट, आईएनएस तबर, आईएनएस मुंबई में सेलिंग की, रियल टाइम डिस्ट्रक्शंस की है। तो मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे तीनों माध्यम से सेवा करने का मौका मिला। एयरफोर्स में रहे, बहुत से ऑपरेशन आपने किए होंगे, ऐसा कौन सा ऑपरेशन रहा है जिसको करने के बाद आज भी फील बहुत गुड होता है कि यार यार ये वाला तो नजीर ही बन गया? बालाकोट। अच्छा, बालाकोट में आप थे? बालाकोट नहीं, अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन अच्छा, ये पहले अब इसको थोड़ा सा यहाँ रुकते हैं। यानी जो सबूत मांगते हैं लोग बालाकोट का, ऐसा कहा जाए कि वो सबूत है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बालाकोट ऑपरेशंस तो आपकी जितने भी दर्शक हैं उनको मैं एकदम स्पष्ट बता दूं, और ये मेरी तरफ से आप टेस्टिमोनीज को समझ लीजिए, आई विटनेस अकाउंट समझ लीजिए, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि एकदम नया ऑपरेशन है, और हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हम लोग बता नहीं सकते कुछ, लेकिन मैं इतना आपको अवश्य बताऊंगा कि जो भी लोग इस ऑपरेशन के अस्तित्व पे डाउट उठाते हैं कि ये हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, सीना तान के हुआ, और जिस प्रकार से हुआ, जिस भी दिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या भारतीय सेनाएं ये डिसाइड करेंगी कि हमको जनता को बताना है, उस दिन पूरे विश्व का कोई भी एयर ऑपरेशन इसके पीछे छोटा पड़ जाएगा। हमने इतनी दिलेरी से और इस तरह से ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया, और हमारे डर से मतलब उसका इफेक्ट ऐसा था कि जिसे कहते हैं ना, जैसे लोग बैठ जाते हैं कि ना युद्ध चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, पाकिस्तान इतना डर गया था कि उनके जहाज टेक ऑफ करने से डर रहे थे। इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। दूसरी बात यह कि जो लोग ये कहते हैं उस ऑपरेशन से कुछ हासिल नहीं हुआ, एक बड़ी संख्या में टेररिस्ट मारे गए, और एयरफोर्स जब मारती है तो मतलब कहते हैं ना कि दर्द भी नहीं देता, दर्द भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता, और आपका अस्तित्व पंचतत्व में कब विलीन हो जाता है आप जान ही नहीं पाते। यानी एक नज़ीर मैंने पहले भी दी थी एक चैनल में कि अगर एक डब्बा है, मतलब इसको पशुओं के प्रति क्रूरता मत लीजिए, मत मैं एक नज़ीर सिर्फ दे रहा हूँ कि अगर एक माचिस की डब्बी में चींटियों को भर दिया जाए और उनको किसी बड़ी प्रज्वलित अग्नि में फेंक दिया जाए तो उनका क्या होता है, वो तुरंत पंचतत्व में विलीन हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता, उससे पहले उनकी आत्मा जो है शरीर छोड़ चुकी होती है। तो जब वायुसेना हमला करती है तो ऐसा ही होता है, और ऐसा ही वहाँ पर हुआ है। जिस भी दिन भारत सरकार ये निर्णय लेती है कि इस ऑपरेशन को डिक्लासिफाइड करके जनता को बताना है, तो भारतीय वायुसेना के पास सारे सबूत हैं,
सरकार के पास उचित मतलब अधिकारियों के पास, मिनिस्ट्री के पास इस बात के सारे प्रमाण हैं कि जिस प्रकार से हमने ऑपरेशन किया, ऑडियो विजुअल प्रमाण है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइड प्रमाण है। और जब भी सरकारें निर्णय लेती है कि इन प्रमाणों को रिलीज करना है, तो उसके बाद जनता को पता चलेगा। उससे पहले इसमें और भी अधिक कुछ बोलना उचित नहीं होगा मेरे लिए। अच्छा, और उचित नहीं है तो हमेशा की जो सीक्रेट है वो सीक्रेट है, जब तक सुरक्षा पे कोई सेंध ना लगे। 2001 में आपने सेना ज्वाइन किया था और 2022 तक आप रहे। लास्ट में 23 समझ लीजिए। 2023 तक रहे, करीब 21 साल, 2 दशक का एक लंबा अनुभव। तो कहाँ से सेना में शुरुआत हुई, कौन से सुकोई, एक सुकोई पे आएंगे कि विशेष सवाल है, लेकिन कहाँ से सेना में शुरुआत हुई, पहली पोस्टिंग कहाँ थी, कहाँ की पोस्टिंग मतलब ज़्यादा यादगार रही, जम्मू कश्मीर का अनुभव कैसा रहा? जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँ कि भारतीय वायुसेना में मेरा काम पायलट का नहीं था। भारतीय वायुसेना में ऑपरेशंस में 2 पार्ट होते हैं, फाइटर पायलट एंड फाइटर कंट्रोलर। जो फाइटर पायलट होता है उसका काम होता है जहाज उड़ाना। जो फाइटर कंट्रोलर होता है उसका काम होता है एरियल कॉम्बैट को कंट्रोल करना, पूरे एक बड़े एरिया की एयर डिफेंस प्लान करना, और यहाँ तक कि बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन जो आर्मी की स्ट्राइक कोर है उसके साथ आगे बढ़ते जाना और दुश्मन के सीना चीरते जाना और वहाँ से मिसाइल कंट्रोल करना, मिशन कंट्रोल करना, प्लानिंग करना, कब कौन किसको मारेगा, कब कौन सा टारगेट आएगा, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये जो वॉरफेयर का तरीका है, एयर वॉरफेयर, इसमें मेरा रोल प्राइमरीली जो है वो एक फाइटर कंट्रोलर का था, जो कि एयर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता है। तो उस वजह से मैं सौभाग्यशाली रहा, क्योंकि अगर शायद मैं एक जगह सीमित हो जाता कि एक टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट उड़ा रहा हूं, तो मुझे वो अनुभव ना मिलते, मुझे इंटेलिजेंस की काम करने का मौका शायद ना मिलता, या मुझे सिक्योरिटी में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना मिलता, सीआई में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना मिलता। तो कॉम्बैट की वजह से वेरियस फील्ड्स में, मतलब ये समझिए कि एक ऐसा समय था जब मेरे पास 9 अलग अलग डिपार्टमेंट्स का चार्ज था। अच्छा, और ये तो यही कहा लोग है, जैसे प्रमुख सचिव गृह भी आप ही हैं, सूचना भी आप ही हैं। हाँ, लेकिन उसमें अंतर ये होता है कि जैसे ब्यूरोक्रेसी में होता है, तो ब्यूरोक्रेसी में एक तरीके से फील्ड इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। लेकिन हमारे यहाँ फौज में आप अगर कोई चार्ज आपके पास है तो फौज में कुछ भी ऑफिशिएटिंग नहीं होता। ये एक चीज़ शायद सिविलियन जनता को पता नहीं होगी, फौज में कुछ भी ऑफिशिएटिंग नहीं होता। अगर मुझे ऑफिसर इंचार्ज मिसाइल्स बना दिया गया, मिसाइल स्क्वाड्रन बना दिया गया, तो मुझसे भी वही एक्सपेक्टेशन है जो सिर्फ अकेले वो चार्ज संभालने वाले से होगी। यानी मुझे भी वही काम करना है, भले ही मेरे पास 7 चीज़ों का और चार्ज हो, मेरे पास और कॉम्बैट का चार्ज हो, मेरे पास रेडार्स का चार्ज हो, मेरे पास और चीज़ों का चार्ज हो, मिसाइल्स का अगर मुझे मिला तो वही है। तो ये थोड़ा सा ये अलग है। यानी कि आप ये समझिए कि एक फील्ड में इन्वॉल्वमेंट के लिए 10 या 12 घंटे दिन में लगते हैं। आपके पास अगर 9 चीज़ें हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ दिन बिताया, कहाँ रात की। तो वही हाल रहा शुरू में, क्योंकि जब हम गए तो सीधे नॉर्थ ईस्ट में गए। नॉर्थ ईस्ट में पहली पोस्टिंग। नॉर्थ ईस्ट का सच में मतलब आप वहाँ पे काम किए हैं, माहौल इतना खराब है। मणिपुर हाल ही में देखिए जल रहा है। देखिए मणिपुर एक अलग चीज़ है। मैं नॉर्थ ईस्ट तो गया था 2002 में, और उस समय वहाँ की समस्याएं दूसरी थी। वहाँ उल्फा की समस्या थी। उल्फा ने फिर सरेंडर किया तो सुल्फा बन गया, मतलब उन्होंने वेपन सरेंडर्ड उल्फा, तो वेपन्स त्याग दिए, लेकिन रंगदारी उनकी चलती रही। तो उस समय की समस्याएं अलग थी। चाइना की बहुत बड़ी थ्रेट थी, जो वहाँ वैलीज हैं, वहाँ से चाइना इन्फिल्ट्रेट कर सकता था बाय द मीडियम ऑफ एयर। उनको प्लग करना, उनको पूरा अपने मिसाइल ऑर्बिट से कवर करना, उस समय की ये सारी चैलेंजेस थे। मणिपुर जो आज के समय है, ये मोर ऑफ ए डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल इशू है। मतलब जो मणिपुर जल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें राजनीति पार्टियां ही कारण है। देखिए मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, और मेरी विशेषता भी यही है। तो ये मैंने जैसे बताया, मणिपुर में जो हो रहा है ये राजनीतिक और ब्यूरोक्रेटिक समस्या है। दिस इज नॉट ए मिलिट्री प्रॉब्लम, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड थ्रू मिलिट्री। मणिपुर की समस्या में मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। सीएम का आवास जला दिया जा रहा है, मंत्रियों का आवास जला दिया जा रहा है। देखिए आपने पाकिस्तान की भी ऐसी कुछ न्यूज़ बीते दिनों में सुनी होगी कि पाकिस्तान के जनरल के घर में जाकर के कोई कुछ चुरा लाया, कोई कुछ चुरा लाया। बगल में बांग्लादेश देखने को मिला पूरा। हाँ, नहीं बांग्लादेश तो अलग है, मैं पाकिस्तान का उदाहरण दे रहा हूँ आपको।
उसको कोरिलेट कीजिए कि पाकिस्तान में भी जनरल साहब के घर में जाके लोग उनके फ्रिज से खाना चुरा के लाए। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी वीक है कि निहत्थे लोग जाकर के काम करने देगी अगर आर्मी अपने पे उतर आए? बट दैट इज समटाइम्स थिंग्स आर नॉट हैविंग अ मिलिट्री सॉल्यूशन। अगर निहत्थे निर्दोष नागरिकों को मारना पड़े फ्रिज से चिकन को बचाने के लिए, तो आर्मीज ऐसी नहीं करती हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे भारत की हो, चाहे कोई भी आर्मी हो। रेगुलर फोर्सेस ऐसा नहीं करती हैं। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस चीज़ का है। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में था तो मैं कैंटीन का भी इंचार्ज था, जो हमारी यूनिट रन सीएसडी कैंटीन्स हैं, ज़्यादातर जनता उसे लिकर की वजह से जानती है लेकिन उसमें लिकर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि फील्ड एरियाज में जहाँ हम हमारी यूनिट फॉरवर्ड में थी, तो वहाँ पर ये चीज़ें उससे भी फॉरवर्ड एरिया में हमारे यहाँ से जाती थी। यानी कि मेरा काम था कि मैं दीमापुर से सामान कई ट्रकों में भर के अपने यहाँ सुरक्षित लाऊं और हमारे यहाँ से हेलीकॉप्टर से फिर उसको फर्दर और फील्ड लोकेशंस पे पहुंचाएं। एक मिनट यहीं रुकूंगा। आज के समय में भी, क्योंकि मेरे मौसा हैं वो असम राइफल में है, आज के दौर में भी ये संभव नहीं है जो आप बता रहे 2001 में, वो कितना चैलेंजिंग रहा होगा कि एक बार मतलब किसी को शॉपिंग करवाना होता है तो गाड़ी में बैठते हैं, जवान बाकायदा लेके जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं, अकेले जवान वर्दी में नहीं निकलता है, नहीं तो गला काट दिया जाता है। इतने दिन के बाद आज 2024 में भी ऐसा होता है। बिल्कुल। उस समय तो देखिए पूरा जंगल था, हम जहाँ रहते थे 8 तो हमने पैंथर पकड़े थे, और मेरे ऊपर तो बेयर हैंड पैंथर ने अटैक भी किया है। वो स्टोरी भी कभी सुनाएंगे आज ही सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बहुत समय है। तो मैं ये कह रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में ये था, तो वहाँ पे हुआ ये कि हमने जब स्टॉक, क्योंकि सब काम ईमानदारी से करते हैं, तो स्टॉक में हमको पता चला कि कुछ जूस, बिस्किट, मैगी पैकेट्स मिसिंग होते हैं हर बार। यानी कि आपने क्वांटिटी जैसे 1000 मैगी मंगाई, लेकिन उसमें से 50 मैगी मिसिंग है। तो जब मैंने कड़ाई से पूछा सबसे, क्योंकि कोई चोरी शायद कर रहा होगा, हम यंग थे, एकदम गर्म खून था, तो उन्होंने बताया कि सर जो सरेंडर्ड उल्फा के लड़के हैं, मतलब रेंजिंग फ्रॉम 14 साल से 25 साल तक के युवा, वो बैरिकेड लगा देते हैं और जब तक उनको दो नहीं तब तक वो निकलने नहीं देते। ये बात मैं आपको 2002 की बता रहा हूँ। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरी भी उम्र क्या थी उस समय, मैं भी एकदम यंग था और एकदम ट्रेनिंग से आया हुआ और जोश में खून उबलता हुआ। तो मैं अपने स्टेशन कमांडर के पास गया, सीनियर ऑफिसर थे, और उनसे मैंने बोला कि सर ऐसे है। तो बोले व्हाट इज़ योर प्लान? तो मैंने कहा कि सर मैं इस बार क्यूआरटी और ट्रूप्स थोड़ी बढ़ा के ले जाऊंगा और मैं नहीं करने दूंगा। तो बोले क्या करोगे? मैंने कहा रोकूंगा उनको। तो बोले नहीं रुकेंगे तो मैंने कहा फिर सर जो एक्शन होता है, मतलब जिस तरह से हमारा सामान अगर लूट कोई रहा है तो हम जो एक्शन, ऑब्वियसली अब कैमरे में मैं क्या बताऊं, सब समझ ही रहे होंगे कि क्या एक्शन होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी तुम इस पे डिसीजन लेने से पहले, बगल में एक आर्मी यूनिट भी थी, बड़ी यूनिट थी, माउंटेन डिवीजन थी वहाँ पर पूरी। तो डिवीजन आर्मी की एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो उन्होंने बोला माउंटेन डिव के जो कैंटीन जो देख रहे हैं तुम्हारे जैसा काम, वो किस रैंक के? तो मैंने कहा वो मेजर हैं। तो मुझसे सीनियर थे, तब तो मैं फ्लाइंग ऑफिसर यानी कि लेफ्टिनेंट था। तो बोले अच्छा तुम जाओ मेजर साहब से पूछो वो लोग क्या करते हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा होता है? ऑब्वियस, ठीक बात है। तो मैं मेजर साहब के पास गया, वहाँ मुझे मिलिट्री लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन वो मेजर साहब ने दिया, और जो मैं आज जनता को भी बताना चाहूँगा, यूथ को भी बताना चाहूँगा, ये जीवन के लिए भी एक लेसन है। तो मैं मेजर साहब के पास गया और मैंने उनसे अपनी बात बताई, तो उन्होंने बोला हाँ हमसे भी लेते हैं वो। तो मैंने कहा कि पूरी एक्शन क्यों नहीं लेते भाई? मैंने कहा पूरी डिव है, मतलब डिवीजन समझ लीजिए बहुत बड़ी शक्ति होती है। आर्मी डिव का युद्ध जीत के लाती है पूरे वो, और जो डिवीजन चाइना से लड़ने के लिए खड़ी हो उसके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। उनके सामने ये सब क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है, मच्छर के समान। वो भी सरेंडर को किए हुए बच्चे, हाँ मतलब मच्छर के समान है। तो मैंने कहा सर क्यों एक्शन नहीं लेते? तो उन्होंने मुझसे बोला, उन्होंने कहा देखो जो लड़के लेते हैं सामान वो 14 से 24-25 साल की उम्र के लड़के होते हैं, निहत्थे होते हैं। वो बस गाड़ी के सामने बैठ जाते हैं, जिद करते हैं। बोले तुम्हारा बच्चा अगर जिद करे तो क्या उसको गोली मार दोगे? उसने कहा बेटा ठीक है, उम्र में तुम्हारे और उसके बीच में गैप नहीं है, लेकिन पोजीशन में बहुत बड़ा गैप है। तुम्हारे एक गलत ऑर्डर से न जाने कितनी जाने जा सकती हैं। तुम 20,000 राउंड लेकर के जा सकते हो और 20,000 लोगों को मार सकते हो। तो तुम ये सोचो, ये मत सोचो कि तुम उनको मैगी दे रहे हो या
ऐसा कुछ दे रहे हो तो ये तुम उनको ब्राइब कर रहे हो या उनसे झुक रहे हो। तुम ये सोचो कि वो इस योग्य नहीं है कि तुम उनको गोली से मारा जाए, वो बच्चे हैं। अगर कुछ दे के उन बच्चों की जान बच रही है तो हम इसीलिए दे देते हैं कि तुम ले लो और बच्चे उनकी जान बच जाए। अगर वही बच्चे बीमार होते, हॉस्पिटल में होते, तुमसे मदद चाहते, तो क्या फौज उनको जाकर के दूध बिस्किट ये चीजें ना देती? मैंने कहा बिल्कुल देती। लेकिन एक यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि आज मैगी चुरा रहे हैं, आज मैगी के लिए लड़ रहे हैं, कल वही जैसे मणिपुर जमीन के नहीं, लिए। मैं उसमें आ रहा हूं। तो उन्होंने मुझे समझाया, तब मैंने उसमें बहुत चिंतन किया। फिर मुझे लगा कि इस चीज का मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। वही मैं उस पे ही आ रहा था, आपके प्रीवियस हाँ। क्वेश्चन से उसको कनेक्ट कर रहा था। यानी कि इस सिचुएशन का मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। वो जो बच्चे जो सरेंडर है, उनके हाथ में हथियार नहीं है, उन्हें कैसे पुनर्वासित करना है, उन्हें कैसे मेन स्ट्रीम में लाना है, उन्हें कैसे रोजगार देना है, या उन्हें कैसे समझाना है, उनके माइंड को कैसे इंडोक्ट्रिनेट करना है, जो वो रेडिकल बन गए हैं किसी एक फेसेट ऑफ लाइफ में, उनको कैसे ठीक करना है। दिस इज नॉट ए मिलिट्री परस्यूट, दिस इज अ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक परस्यूट। तो वही बात मैं अब मणिपुर के संदर्भ में उसी एग्जाम्पल को देकर के कहूंगा। बल्कि ऐसा मत समझे, आज के मणिपुर के जो मिलिटेंट्स हैं, दे आर मिलिटेंट्स, उनका संहार बहुत जरूरी है। और आर्मी जो मेरे वहां सोर्स है वो कर भी रहे हैं। तो ऐसा लगता है क्या कि आर्मी कैपेबल नहीं है क्या? नहीं, आर्मी बिल्कुल कैपेबल है। तो फिर कर क्यों नहीं रही है? देखिए, आर्मी बिल्कुल कैपेबल है, लेकिन जो काम सुई का है वहां आप तलवार से नहीं कर सकते ना। मेरे कहने का मतलब ये है, मिलिटेंट्स को वहां पर, जो मिलिटेंट्स हैं या जो भी कुकी ज्यादातर समुदाय है, मैती समुदाय तो बहुत शरीफ है। हाँ। और मैतियों के लिए हमने बहुत काम भी किया। आप मेरे ट्विटर टाइमलाइन देखेंगे तो मैतियों को हमने बहुत ज्यादा सेफ प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत काम किया है। जब फर्स्ट बस्ट ऑफ मणिपुर का जो वायलेंस हुआ था, उसमें हम लोगों ने बहुत कोऑर्डिनेशन करके एक्स फौजियों के थ्रू हमने बचाया है। तो मैती तो बहुत ही इनोसेंट है। जो स्पेशली कुकी हैं, उसमें आप रेडिकल जो कि गोली से मारे जाने योग्य हैं, मेरा एनालिसिस कहता है कि 15% होंगे जो गोली से मारे जाने योग्य हैं, जहां मिलिट्री एक्शन रिक्वायर्ड है। उसके अलावा 20 से 25% ऐसे होंगे जो लाइट मिलिट्री एक्शन में काम हो जाएगा, डंडा उंडा से, मतलब लाइट मिलिट्री एक्शन में जान से लेने की जरूरत नहीं है उनकी। अच्छा हाँ। और उसके बाद बाकी जो है वो आपका समझा बुझा के या डरा के भी काम हो जाएगा। देखिए, दुष्ट प्रवृत्ति को आप कैसे काबू में रख सकते हैं? दुष्ट प्रवृत्ति को आप डरा के काबू में रख सकते हैं, या फिर उसको आप जो है संहार करके काबू में रख सकते हैं, या उसमें से थोड़ा जो कम दुष्ट हो उसको समझा के रख सकते हैं। तो तीनों में से संहार और डराना मिलिट्री का रोल है, जो मुझे लगता है मिलिट्री वहां कर रही है। लेकिन अगर किसी को कुछ कमी लग रही है तो वो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक ही है। अच्छा, अगर आप सरल शब्दों में, चूंकि आप वहां रह के आए, मणिपुर हिंसा को समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? देखिए, मणिपुर हिंसा को मैं सरल शब्दों में समझाना और कम समय में समझाना थोड़ा मुश्किल है। मैं बस ऐसे समझाना चाहूंगा कि जब आप एक विशेष वर्ग को, एक बदमाश किस्म के बच्चे को, उसकी बदमाशी का रिवॉर्ड देने लगते हैं, यानी वो बदमाशी कर रहा है इसलिए उसको और फैसिलिटीज देने लगते हैं, तो उसकी बदमाशियां बढ़ती हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी मेरी एनालिसिस के हिसाब से कुकी समुदाय को अंडर चेक रखना गवर्नमेंट पॉलिसी का एक अंग होना चाहिए था, जो नहीं था। मैती समुदाय में भी थोड़ा बहुत लोग रेडिकल हैं, लेकिन वो बहुत कम है। कुकी समुदाय जो है उसको अंडर चेक नहीं रखा गया एज ए पॉलिसी। उनको प्रश्रय दिया गया, उनके साथ समझौते किए गए, ट्रीटी की गई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार ने एक उदारवादी चेहरा दिखाया, जिसका गलत फायदा वो समुदाय उठा रहा है। अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि सॉल्यूशन क्या है, तो अब सॉल्यूशन ये है कि सरकार को एक विंडो दे करके उनको सुधरने की, संभलने की 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन की एक विंडो दे करके घोषित रूप से ये कह देना चाहिए कि इस डेट तक जो भी सरेंडर नहीं करेगा अपने वेपन्स को, जो भी इस डेट तक हमारे पास आकर रजिस्ट्रेशन नियरेस्ट मिलिट्री कैंप में, आसाम राइफल्स या जहां भी बनाए वहां पे नहीं करेगा, उसके खिलाफ उसके बाद 1 महीने का स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाएगा, टोटल इरेडिकेशन ऑफ वायलेंस एंड वायलेंट पीपल फ्रॉम द लैंड ऑफ मणिपुर। और उस ऑपरेशन का एक नाम भी दे दे कि ऑपरेशन फलाना फलाना इस डेट से शुरू होगा। उस डेट से पहले एट
0001 आवर्स ऑफ दिस डेट दिस ऑपरेशन विल स्टार्ट, उससे पहले की विंडो है, आपके पास ये मीन्स है, सरेंडर कर दो। और जैसे ही वो ऑपरेशन स्टार्ट हो, उसके बाद एक एक को चुन चुन के ढूंढ ढूंढ करके समाप्त करना, और जिस भी तरह से समाप्त करना पड़े उस तरह से समाप्त करना। मिलिटेंट, चाहे उसके लिए उसका पूरा घर उड़ाना पड़े, चाहे उसके लिए उसकी पूरी फैमिली को उड़ा देना पड़े, लेकिन इस मिलिटेंसी को समाप्त करने का एक ऑपरेशन चलाना चाहिए। मिलिटेंट यहाँ पे हम रोकते हैं, फिर आगे आएंगे। उसके बाद 2001 नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद कहाँ पे आपकी? देखिए, ऐसे तो पूरे टेन्योर्स तो मैं बताते जाऊंगा, बहुत लंबा रहेगा, क्योंकि मतलब इंटरेस्टिंग जो आपको अभी तक अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ हमने काम किया है। और फौज में एक ब्यूटी होती है कि आप, जैसे मेरी 10 पोस्टिंग हुई, टोटल 11 पोस्टिंग हुई पूरे सर्विस करियर में, लेकिन 70 जगह पे आपको काम करना पड़ता है। 4 अलग अलग मिला। बिकॉज आप एक जगह पोस्टेड होते हो, वहां से आप 7 महीने के लिए किसी ऑपरेशन में कहीं चले जाते हो, फिर वहां से आता है कि साहब आपको वहां जाना है। तो मिलिट्री की पोस्टिंग ऐसे सिविल की तरह नहीं होती कि कहीं चले गए, अगर मान लीजिए कि जोधपुर चले गए तो जोधपुर में ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। लोग ऐसे ऐसे हैं जो पूरे टेन्योर में सिर्फ 1.5 महीना ही उस प्लेस में रह पाए जहां पर वो पोस्टेड थे। तो अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ भारत में काम किया, नॉर्थ ईस्ट में काम किया, गुजरात बॉर्डर में काम किया, पंजाब बॉर्डर में काम किया। चैलेंजिंग सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ काम करना रहा? देखिए, चैलेंजिंग तो सभी कुछ होता है। चैलेंजिंग मतलब फौज की नौकरी ऐसी है कि रोज आप सुबह जब उठेंगे तो एक चैलेंज मिलेगा, लेकिन ये है कि सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो किसी भी फौजी की ज़िंदगी में वो J&K एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिलता है काम करने से। तब तो 370 रहा होगा। हाँ, 2010 वर्ष की बात है। आप J&K में रहेंगे, कैसे माहौल थे? नहीं, माहौल बहुत ख़राब था, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि पूरा प्रयास करती थी और कुछ भी इफ़ेक्ट करने के। जो फॉरेन टेररिस्ट थे उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी वैली के अंदर तब। फॉरेन ट्रेंड जो थे उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा थी, जो फॉरेन से ट्रेनिंग लेके पाकिस्तान वगैरह से आए थे। और अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे, ब्रीच ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती थी, यानी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लीकेज के बहुत सारे केसेस थे, और आईडी ब्लास्ट बहुत ज़्यादा थे। उसके साथ ही उस समय नई चीज़ एक शुरू हुई थी, पथराव करना, तो पत्थरबाजी। और जब भी फोर्सेस जाती थी तो उनको रोकने के लिए जनता का आ जाना, वहाँ की स्त्रियों का आ जाना, वहाँ का बच्चों का आ जाना तो ये क्या मतलब प्री प्लान्ड होता है? हाँ, बिल्कुल प्री प्लान्ड होता है। देखिए, बात यह है कि जो कश्मीर में हो रहा है वो जिहादी है, जिहाद ही तो है वो। उसको आप और कोई फैंसी नेम दे दें, उसको बोल दें टेररिज्म या समथिंग समथिंग, नहीं, वो जिहाद है। जो इस्लामिक जिहाद की पूरी अवधारणा है, उस हिसाब से जब तक दारुल इस्लाम नहीं बनता है पूरी तरीके से, तब तक वो अटेम्प्ट्स नहीं रोक सकते। देखिए, उनका एक मजहबी कार्य है ये। इसको कोई किसी दृष्टि से देखता है, कोई किसी दृष्टि से देखता है, लेकिन मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि ये एक मजहब का इनहेरेंट पार्ट है। अब जो उसमें से तत्व होते हैं जो कि हिंसात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, वो इस पार्ट पे बहुत तेजी से लैच ऑन करते हैं कि नहीं साहब, हमको जिंदगी में सिर्फ जिहादी करनी है। अच्छा, कितने दिन आप जम्मू कश्मीर में थे? अब पूरा तो मैं नहीं बता सकता, लगभग साल, 3.5 समझ लीजिए, 3.5 साल। 370। अभी आज देखिए लखनऊ के हर रोड को, जो चौड़े रोड है, वहाँ साइड में जम्मू कश्मीरी आपको बादाम, किशमिश, काजू बेचते हुए मिल जाएंगे। लेकिन उन्हीं से अगर आप बात कीजिए कि 370 हट गया तो क्या नुकसान है, तो कह रहे हैं कि बाकी भारत के लोग वहाँ जाएंगे और व्यापार करेंगे। वो व्यापार करने आए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से कोई व्यापार करने चला जाएगा, इससे उनको दिक्कत है। आखिर ये दिक्कत है क्यों? ये तो दिक्कत जिहाद की है ना। देखिए, अच्छा, मैं नटशल में आपको बता देता हूँ, और इसके अलावा आप कितना भी अध्ययन कर लें, आपको कोई और दिक्कत का कारण मिलेगा नहीं। देखिए, रूट कॉज क्या है कि कश्मीर के अंदर जो वैली का एरिया है और जो पीओके का एरिया है, वहाँ पर ये समझा गया कि ये इस्लामिस्टों का ही एरिया है, और वहाँ पर इस्लाम ही रहे, ऐसा निर्णय लिया गया। तो हरि सिंह जी के ज़माने में ही वो रेडिकल लोग हो चुके थे वहाँ के, वो कहने दिखाने के लिए थे। संभवतः आप लोगों को पता होगा कि महाराजा जो कश्मीर के जब थे, तो सक्सेशन के समय उन्होंने ये भारत में विलय की जो बात हुई थी, तो विलय के लिए भी बहुत सोच विचार का
समय लिया था, बहुत लेट ये उन्होंने डिसीजन लिया था। आपको क्या करता है, लगता है कि वो सोच विचार क्या कर रहे होंगे? दरअसल उनकी जो कोर्टरी थी, जो उनका दरबार था, या जो उनके खास विश्वस्त लोग थे, उसमें बहुत सारे इस्लामिस्ट थे जो इस विचारधारा पे थे कि अगर भारत की सरकार, यानी पटेल जी और उनका पूरा मंत्रालय और भारत की फौज, अगर ये काबिज हो गई यहाँ पे, तो हम कभी नहीं ले पाएंगे कश्मीर को, और कश्मीर को हम लैंड ऑफ इस्लाम नहीं बना पाएंगे। इसलिए वो चाहते थे कि वो ना शामिल हो। उसी उपापों में उनसे लेट हुई। अंत में जब तक पाकिस्तान की ट्रूप्स एकदम क्लोज नहीं आ गई, तब तक उन्होंने नहीं किया। तो ये सारा खेल डेमोग्राफी बदलने का था कि यहाँ पर से हिंदुओं को भगाओ। 90s में जो जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, वहाँ जो नरसंहार हिंदुओं का हुआ, वो भी इसीलिए था कि यहाँ से हिंदुओं को भगाओ, और जो स्त्रियां हिंदुओं की हैं उनसे बच्चे पैदा करके उनसे, क्योंकि बच्चे मुस्लिम ही होंगे। आप वहां के सरनेम देखिए, आपको वहां मुस्लिमों में भट्ट सरनेम मिलेगा, जो आर्यभट्ट का सरनेम था। आपको वहां ऋषि सरनेम मिलेगा, आज भी वो ऋषि लिखते हैं मुस्लिम सरनेम। तो बहुत कन्वर्जेंस हुए, डेमोग्राफी चेंज हुआ। अब आज का जो आप मॉडर्न जो लड़का है, जो युवा है, जो यहाँ बिजनेस करने आ रहा है, सड़क के किनारे आप बता रहे हैं, उसको यही बताया गया कि बाहर के लोग नहीं आने चाहिए, इधर से लोग नहीं। आप ये समझिए कि यहाँ से अगर मुस्लिम्स जाके वहां बसते हैं तो उनका उतना विरोध नहीं होता है, लेकिन यहाँ से हिंदू जाके वहां बसने का प्रयास करे तो उसे मार दिया जाता है। क्या संभव है कि यहाँ से हिंदू जाके वहां बस पाए? देखिए, संभव तो बिल्कुल है, और अगर संभव किसी को लगता हो कि संभव नहीं होगा, तो अगर कल की सेना को सरकार अधिकृत करे तो कल की सेना विद इन 6 months वहां पर हिंदुओं को बसा सकती है। कल की सेना पे आएंगे थोड़ा सा समय लेके, क्योंकि वो आपके एक्स आर्मी मैन होने के बाद का दौर है, तो वहां तक अभी हम आते हैं। अगर वहां पे आपने देखा पीओके, मतलब आप कोई भी वहाँ जो कश्मीरी है वो भारतीय से ज़्यादा पाकिस्तानी शादी करना पसंद करता है, ऐसा क्यों? 3 साल रहे हैं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि भारतीय से ज़्यादा वो पाकिस्तानी से शादी करना पसंद करता है। मुझे लगता है कश्मीरी जो लोग हैं, मुस्लिम्स हैं जो वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चालाक किस्म की प्रवृत्ति है उनकी, तो वो दोनों जगह से बेनिफिट लेते हैं। जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर अपनी वैली के, यानी श्रीनगर के, हमारे श्रीनगर के बच्चों का मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में वो बहुत स्वागत करते हैं, बहुत आराम से, बहुत कम फीस में उनको मेडिकल की पढ़ाई करा देते हैं। तो कश्मीरी लोग अपनी लड़कियों को, लड़कों को वहाँ से कराते हैं। उसके बाद उनके पास ऑप्शन रहता है, चाहे तो पाकिस्तान में सेटल हो जाए, यानी लड़की है तो पाकिस्तान के किसी अच्छे लड़के से शादी हो जाए, लड़का है तो पाकिस्तान में सेटल हो जाए, अपना क्लिनिक खोल ले। तो वहाँ पर वो, उनको लगता है कि लैंड ऑफ इस्लाम है पाकिस्तान, और ये भी लैंड ऑफ इस्लाम है, तो इस वजह से है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सभी मुझे लगता है कि हायर लेवल पे जो ऑफिसर्स रहे हैं श्रीनगर में, कश्मीर वैली में, और जो गवर्नमेंट के जो बड़े नेता हैं जिन्होंने कोई पद संभाले हैं, जो वर्तमान सरकार के नेता मंत्री हैं, ये लोग इस बात को जानते हैं कि ये कश्मीरी समझते हैं अच्छी तरीके से इस बात को कि उनकी आर्थिक और सामाजिक जो वेलफेयर एंड उनका जो डेवलपमेंट है, जो उनकी थ्रिफ्ट है, जो थ्राइविंग है, उनको जो फलना फूलना है, वो भारत के साथ ही हो सकता है। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि अगर हम ये कहें कि कश्मीर में हिंदू जाके बस जाएं और उनको वहाँ के लोग गले लगाएंगे, तो नहीं, ये संभव नहीं है मेरे हिसाब से। हम अगर ये कहें कि कश्मीर को बोले तुम पाकिस्तान में शामिल हो जाए, तो मुझे लगता है कश्मीरी पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना चाहेंगे आज, क्योंकि उनको ये बात अच्छी तरह से पता है कि बेनिफिट उनको तभी मिल रहा है जब वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। पीओके आज चाह रहा है कि वो भारत में आ जाए। देखिए, पीओके में तो बहुत दुर्दशा है, और पीओके के लोगों में बहुत बड़ा एक रिबेलियन जाग गया है। पीओके में तो समझिए कि पाकिस्तान आर्मी को वो लोग मार रहे हैं, जो सेम चीज़ जो बलूचिस्तान में हो रही है वैसा ही पीओके में चाइनीज़ को मार रहे हैं। सीपेक बनाने के लिए कितना विरोध उन्होंने किया। पीओके में तो लोग आना चाहते हैं भारत के साथ, बलूचिस्तान पूरा आना चाहता है, वहाँ के सिंधी लोग आना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो कश्मीर वैली के लोग हैं वो कभी भी पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं करना चाहते, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि यहाँ से हिंदू जाके बसे। अच्छा, और जब मैं लोगों की बात कर रहा हूँ तो मैं सामान्य कॉमन मैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। इसी सवाल पे मारना चाह रहा था, क्योंकि चूंकि आप इतने बड़े पद पे थे तो वहाँ के जो राजनेता होंगे,
वहाँ के जो मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, इन लोग से भी आप टच में रहे होंगे। उन लोगों का क्या माइंडसेट होता है? अभी चूंकि नया विधानसभा जब पहली बार 370 के बाद, तो वो लोग सबसे पहले वही लेके आए कि हम 370 बहाल करेंगे, एक अलग ही विवाद था। बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला उनकी बात है, व्यक्तिगत अगर हम देखें, महबूबा मुफ्ती की एज भी। ए पर्सनालिटी अगर हम देखें, महबूबा मुफ्ती का भी, तो महबूबा मुफ्ती के अंदर व्यक्तित्व के उतने गुण नहीं हैं जितने कि उमर अब्दुल्ला के पास हैं। फारूक अब्दुल्ला के पास तो एक बड़ा ही आकर्षक और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है। मतलब इसे हम बात करें कि जिन्हें वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करने की क्षमता में भारत में शीर्ष नेताओं में मैं उनका नाम गिनूंगा कि बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व और बड़े प्रभावशाली लीडरशिप के उनके अंदर गुण हैं। उमर अब्दुल्ला का व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली है, बहुत ही ज़हीन किस्म के और बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं। अपना ब्रीफकेस खुद लेके चलते हैं, सीएम होने के बावजूद भी वो ऐसा करते थे। तो ये तो एक व्यक्तित्व की विशेषताएं हो गई। लेकिन हमें हिटलर का व्यक्तित्व अगर बहुत अच्छा था तो उससे उसके विरोधियों का कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तो जहाँ तक बात व्यक्तित्व की आती है, तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला दोनों अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। और महबूबा जी बहुत रिएक्शनिस्ट हैं और काफ़ी उनकी नेतृत्व क्षमता को मैं उतना अच्छा नहीं मानता। तो ये तो वही रही बात व्यक्तित्व की, लेकिन उनके हित कहाँ पर लाई कर रहे हैं, हमको ये देखना है। और भारत की जनता को ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र हमेशा जनता की डिमांड्स पे काम करता है और जनता जो डिमांड करती है उसी हिसाब से आपसे वोट लेने वाला नेता जो है कार्य करता है। अब आप किसी नेता को या किसी पार्टी को अपना परसेप्शन यानी जनता का परसेप्शन ना बदलने दें। अगर आप अपनी राय बनाएं, सही राय बनाएं कि भाई हमको ये चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी क्या हो रहा है कि पार्टियां आईटी सेल्स के माध्यम से या डिफरेंट माध्यम से आपके अंदर कुछ भावनाओं को भर रही हैं। उन भावनाओं को भी लोग भर रहे हैं जो एंटी नेशनल है, एंटी सनातनी है, आपकी धर्म, संस्कृति, सभ्यता के भी विरुद्ध हैं, और आप उसमें फंसे जा रहे हैं। जैसे जाति का नैरेटिव का मैं एग्जांपल दूंगा। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने नैरेटिव राष्ट्र के लिए, अपनी सभ्यता के लिए बनाने और डिमांड करना है। अब वहां पे क्या हो रहा है, कश्मीर में जनता इस बात को जानती है, वहां पे ये रोल रिवर्सल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि रेस्ट ऑफ इंडिया में पार्टियां या नेता जनता की विचारधारा को इन्फ्लुएंस करते हैं, वहां जनता, वहां पे जनता विवश करती है कि आप इसकी बात करिए। हाँ, कि एक लिमिट जनता ने तय कर दी है। अगर आज उमर अब्दुल्ला जो कि एक प्रोग्रेसिव थॉट वाला व्यक्ति है, अगर वो ये चाहे कि वो कह दे नहीं कुछ भी नहीं, 370 बिहार भी आके बस जाए, कोई भी आके बस जाए, सब मेरे भाई हैं, अगर वो ये बात बोल दे, वहां की जनता ही उनको रहने नहीं देगी, कुर्सी से उतार देगी, कुर्सी से उतार देगी। तो 2 पॉइंट मैं बहुत स्पष्ट बताऊंगा, बिकॉज मेरा ये इंटरव्यू फॉरेन में भी देखा जा रहा होगा निश्चित रूप से। मेरे पास कॉल भी आते रहते हैं अब्रॉड से। पहली चीज कि कश्मीर की जनता मेरे पूरे आकलन के हिसाब से भारत से अलग नहीं होना चाहती है, दैट इज वन। और दूसरा, कश्मीर की जनता ये भी नहीं चाहती है कि भारत के किसी और पार्ट से या कश्मीर के ही हिंदू आके वहां बसे। अभी जो कश्मीर की डेमोग्राफी जो प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम है, वो ये चाहती है कि कश्मीर मुसलमानों का ही रहे और भारत में रहे, और उतना ही बेनिफिट मिलता रहे जितना ऑब्वियसली वहां काम पर करना ना पड़े, पैसा मिलता है। आप अगर सब लोग अपना अपना रिसर्च कीजिए कि वहां क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यूपी बिहार में फसलें होती हैं 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो वाली धान की, जिसका किसान को शायद 5 रुपए किलो मिलता है, कभी कभी तो आलू का 2 रुपए किलो मिलता है। वहां की फसलें केसर, स्ट्रॉबेरी, सेब, वहां की फसलें ऐसी हैं। वहां का केसर हनी, शायद आप लोगों ने नाम भी ना सुना हो इस प्रोडक्ट का, केसर हनी, जो कि केसर के खेतों में मधुमक्खियां पालन करके केसर से चूस के पराग के कण वो हनी बनाती है, वो शहद बनाती है मधुमक्खी, पूरा का पूरा एक्सपोर्ट हो जाता है और लाखों करोड़ों का बिजनेस है। तो वहां पर पैसे की कमी नहीं। गवर्नमेंट की स्कीम्स देखेंगे कितनी सारी हैं, बिजली में छूट, इसमें छूट, उसमें छूट, टैक्स में छूट।
वो सारा बेनिफिट वो लेना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस्लाम ही काबिज रहे। तो ये लड़ाई कभी भी कश्मीरी और गैर कश्मीरी की नहीं है, ये लड़ाई कभी भी किसी और चीज़ की नहीं है, बजाय सिर्फ एक चीज़ के कि जो मजहब की लड़ाई है, जो जिहाद है, ये सिर्फ जिहाद है। और कुछ हम लोग भोजपुरी में बहुत अच्छा कहावत है कि पेटो दर्द करेता लेकिन खाऊ के बा हमके। तो वही हाल है वहाँ पे कि उन्हें भारत से बेनिफिट भी चाहिए, लेकिन आवाज़ भी उसी के खिलाफ बुलंद करनी है। देखिए, आवाज तो वो इसलिए बुलंद करते हैं कि आवाज बुलंद करते ही उनको पॉपकॉर्न पकड़ा दिए जाते हैं। मैंने बताया, बदमाश बच्चा है, एक किसी का बच्चा है, वो मॉल जाते ही रो करके लौटने लगता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, और माँ बाप उसको आइसक्रीम दे देते हैं, तो वो फिर लौटेगा। बस वही वाली बात है। अच्छा, हम यहाँ तक आ गए कश्मीर। कश्मीर में एक आप सेना में रहे, पुलवामा जो हमला हुआ था उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पुलवामा हमले को तो मैं ऐसे देखता हूँ कि इसके विषय में सोचो तो हर बार बीपी की एक गोली खानी पड़ती है। और मुझे ये नहीं पता कि उसकी रिपोर्ट में कहाँ से लैग हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग दोषी रहे होंगे हमारी तरफ से, भारत की तरफ से, क्योंकि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम तो है कि इतना आरडीएक्स कैसे आ गया, आरडीएक्स कैसे आ गया, और किस रूट प्रकार चार्ट से कैसे ये पता चला। ये देखिए, रूट पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर कॉन्वॉय का जाना एक साधारण सी बात है। बहुत से लोगों ने सरकार को इस बात के लिए घेरा, ये भी मैं पॉइंट आज क्लियर कर देता हूँ। ये इंक्लूडिंग हमारे महामहिम भी थे, उन्होंने भी इसको, वहाँ के जो, मैं नाम नहीं लूंगा, गवर्नर साहब थे, एक एक्स गवर्नर साहब, उन्होंने भी घेरा। मैं इस बात को बहुत क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं डायरेक्टली इन ऑपरेशन से, इन चीज़ों से इन्वॉल्व रहा हूं डायरेक्टली। देखिए, कॉन्वॉय का जाना जम्मू और से श्रीनगर के हाईवे में एक कॉमन बात है। मैं खुद उस हाईवे में 20 बार कॉन्वॉय लेके गया हूँ, बड़े बड़े कॉन्वॉय लेकर के गया हूँ, और हमारे कॉन्वॉय पे अटैक भी हुए हैं, ठीक है। और तो किसी को टारगेट किस चीज को करना है, ये दुश्मन को सोचने की जरूरत नहीं है वहां पर, क्योंकि वो अगर हथियार लेके निकल जाएगा, टारगेट उसको हर जगह मिल जाएंगे। हर जगह फौज है, हर जगह पैरामिलिट्री है। मुझे लगता है जानबूझ के पैरामिलिट्री को टारगेट किया गया और आर्मी को नहीं किया गया, क्योंकि उनको टोटल रिटेलिएशन का बहुत डर रहा होगा। क्योंकि मुझे लगता है वैली के अंदर जो फौज है बहुत स्ट्रांग है, और कई बार एक सिद्धांत है लड़ाई का जो हर पक्ष यूज करता है कि दुश्मन को ऐसे भी ना मारो कि उसके पास तुम्हें खत्म करने के सिवा कोई चारा ना बचे। तो मुझे लगता है उन्होंने आर्मी पे अटैक इसलिए नहीं किया कि उन्हें यह डर था कि अगर आर्मी पे किया या एयरफोर्स कॉन्वॉय को ऐसा कर दिया, जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस हैं तीनों, नेवी की प्रेजेंस तो बहुत कम है, लेकिन आर्मी एयरफोर्स बहुत है वहां पर, तो अगर उसको किया तो शायद फिर सरकार भी संभाल ना पाए जो फौज करे। तो इसलिए उन्होंने इनको आर्म्ड कांस्टेबलरी या पैरामिलिट्री फोर्स, जो भी आप बोलना चाहें, उनको टारगेट किया। तो टारगेट मिलना तो वहां आसान है। देखिए, ये कोई बड़ी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब एक चूक तो है ना आईबी की। नहीं, मैं चूक पे बता रहा हूं। तो टारगेट मिलने में कोई नहीं है, मेन चूक वहां पे ये है कि किस प्रकार ये मिशन के लिए लॉजिस्टिक्स यानी आरडीएक्स और बाकी चीजें मुहैया हो गई, सारी चीजें इकट्ठी हो गई, वहां तक चली भी गई और एग्जीक्यूट भी हो गया, और कहीं पर वो चीजें पकड़ी नहीं गई। ये बहुत बड़ा, क्योंकि इतनी सारी चेक पॉइंट्स हैं बीच में, और उन चेक पॉइंट्स के बीच में ये चीजें कैसे नेग्लेक्ट हुई, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आई, इस बात की ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका उत्तर मुझे नहीं लगता कि शायद जिन ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन की होगी उनको ही मिला होगा। मुझे नहीं पता इस बारे में। सबसे बड़ी बात है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कैसे है, क्योंकि बेसिक इस तरह के अटैक्स के लिए बेसिक ऐसा होता है कि हमें इंटेलिजेंस नहीं मिल पाई इसलिए अटैक हो गए। उसका कारण है कि इतनी सघन जांच, कई बार आपने देखा होगा, आप सड़क पर जा रहे हैं, पुलिस जांच कर रही, बड़ी मुस्तैदी से जांच कर रही। क्यों? क्योंकि एसपी के पास इंटेलिजेंस इनपुट आया, आईजी रेंज के पास आया है, उसने कहा है कि नहीं इस तरह का इनपुट है, अब सब चेक करो, भारी मात्रा में। तो पुलिस की, मैं कहता हूं भ्रष्ट से भ्रष्ट भी जो व्यक्ति होगा, जो नीचे का जो कांस्टेबल है, मान लीजिए वो डे टू डे में मान लिया हमने भ्रष्ट है, तो भी वो डर के करेगा नहीं साहब मेरी ड्यूटी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मसला है, आईजी साहब ने ऐसा करा है, आईबी से इंटेलिजेंस आई है। वहां पे कहीं ये फेल हुआ इंटेलिजेंस का। एक बार वो गाड़ी में आरडीएक्स रख के इस तरह निकल गए, उसके बाद उसको होने से रोकने देना मुझे नहीं लगता है किसी फौज के लिए संभव है। तो मैं यहाँ पे क्लियर क्या करना चाहता था
कि जैसे कि सरकार पे आरोप लगे उस समय कि साहब आपने बाई एयर नहीं उनको जाने की अनुमति दी और बाई रोड उनको जाना पड़ा और इसलिए ये हुआ। तो ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट ये बात सही लग सकती है लोगों को सुनने में और लॉजिकल भी है कि बाई एयर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकली इतनी सारी ट्रूप्स सेना का को मूवमेंट होता है कि हर ट्रूप को बाई एयर ले जाना मुश्किल होता है। भारत में एयर इंडिया जब करती थी ये काम और भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रूटीन में मतलब बिना थके बिना रुके जो भी मैक्सिमम क्षमता जहाज की है उस मैक्सिमम क्षमता में वो ट्रूप्स को ले जाते हैं। लेकिन हर किसी ट्रूप के लिए जहाज देना आसान नहीं होता, उसका एक पूरा प्रोसीजर सरकार ने बना रखा है। कहाँ डिमांड जाएगी, कौन सा वायुसेना का अधिकारी उस डिमांड को अप्रूव करेगा, फिर वो कहाँ जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार कोई बोलती हो कि तुम इस ट्रूप को जहाज दे दो, इसको मत दो। स्पेशल कोई कुछ है तब सरकार बोल भी सकती है मिनिस्ट्री कि भाई ये फॉरेन का डेलीगेशन है, इसको आप दे दीजिए, वो बात अलग है। लेकिन जो हमारी रूटीन ट्रूप है उसमें कोई डिफेंस मिनिस्टर बैठ के निर्णय नहीं लेता है, उसके लिए अधिकारी नियुक्त है और वो लोग 100% ईमानदारी से और शिद्दत से अपना काम करते हैं। अगर ऐसी कोई इंटेलिजेंस इनपुट आई होती कि साहब इस दिन पे अटैक होने का डर है तो बाई एयर ट्रेवल करने से बेहतर था कि हम ट्रूप की मूवमेंट ही रोक देते ना होता। तो सबसे बड़ी वहां खामी इंटेलिजेंस इनपुट की थी जो मेरे हिसाब से, और इस बात को लेके जो लोग सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे कि जहाज नहीं दिया ये नहीं दिया, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। वो एक तहत प्रोसेस के थ्रू पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है उसका, मिलिट्री के अंदर एक एक एसओपी बनी हुई है। मुझे लगता है तकरीबन 150, 200, 300 पेजेस में उसको डिस्क्राइब किया है कि किस प्रकार किन किन ट्रूप्स को किन कारणों में जहाज दिया जाएगा। तो उनमें जो खरा उतरता है उसको जहाज मिलता है, जो नहीं उतरता वो नहीं मिलता। तो इसमें सरकार का कोई भी इस तरह का रोल नहीं। मेरे दादाजी फौज में थे और वो जिक्र करते, सुबेदार मेजर थे, 1965 या 71 के लड़ाई का वो जिक्र करते हैं कि उन्हें रात में ट्रेन से मूव करना था और ट्रेन से मूव के दौरान उन्हें कहा गया कि लाइट बंद रहेगा और कोई सिगरेट तक भी नहीं पिएगा कि आपका लोकेशन कहीं से ट्रेस ना हो जाए, ट्रेन चल रहा है, ट्रेन चलता रहे। तो ऐसा होता है। और चूंकि मैं फौज के परिवार से आता हूँ, इतना मैंने भी सुना है, किस्से मैंने भी सुने हैं। आते हैं अगला, चूंकि 2001 से 2023 के बीच में अधिकतर हमने घुस के मारा है या फिर ऐसा मारा है, मारा भी नहीं है और दर्द होने लगा है। ऐसे ही एक मार हमने मारा भी नहीं, हम चुपचाप बैठे थे और वो ऐसा लगा कि जैसे मार हो गया। जो आप एयर स्ट्राइक के बारे में जिक्र नहीं करें, बालाकोट के बाद एक हादसा हुआ था कि हमारे एक विंग कमांडर उधर पकड़े गए और उसके बाद हम चुपचाप बैठे थे। ऐसा था कि हमें लग रहा था, दुनिया को लग रहा था हम चुपचाप बैठे हैं, लेकिन उधर कई बार बयान आता है कि साहब वो आए और उनका पैर कांप रहा था, भाई साहब छोड़ दो नहीं तो बवाल हो जाएगा, लेकिन हम तो शांत बैठे थे, ऐसा लग रहा था। जी देखिए, उस समय की स्थिति ये थी कि अभिनंदन पाकिस्तानी टेरिटरी में अपने पैराशूट से वहाँ पर गए और उनके शरीर को ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। तो अभिनंदन ने बहुत बहादुरी से, वो किस्से हमको पता है कि किस प्रकार से उन्होंने एस्केप करने का प्रयास किया। बहुत सी चीजें ऐसी मैंने देखा तो वाटर के पास जाके अपना डॉक्यूमेंट उन्होंने पहले बहाया, कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने खाया। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने बिल्कुल वही कार्य किए जो उस समय पे एक कुशल सोल्जर को करने चाहिए। और जब वो पकड़े गए और जब इस तरफ ये न्यूज़ आई कि ऐसे कैप्चर कर लिया, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कारगिल के समय पे, हमने स्क्वाड्रन आहूजा के साथ देखा था कि बहुत टॉर्चर करते हैं। तो हमारे तरफ ज़ीरो टॉलरेंस का एक माइंडसेट था, यानी कि ये कि पूरी फौज एकदम इस बात के लिए पूरी तरह कटिबद्ध थी कि अगर अभिनंदन को कुछ होता है तो पाकिस्तान को इस भारत के नक्शे से मिटा देंगे, फिर चाहे जो भी हो। भारत की सरकार ने बहुत स्ट्रांग उसमें व्यू लिया और भारत की सरकार ने भी स्ट्रांगली इस बात को डिप्लोमेटिक चैनल्स में पाकिस्तान में प्रेजेंट किया। प्लस देखिए, हर देश में, और भारत एक ऐसा देश है कि जिसे कोई भी बड़ी शक्ति नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। मतलब आज हम ये बड़े प्राउड से कह सकते हैं कि भारत पे निगाह न रखे इसका मतलब वो मूर्ख देश है या वो कहीं लाइन में है ही नहीं।
जो भी विश्व के आप 8-10 बड़े देशों को मानिए, किन्हीं भी मिलिट्री माइट में बड़े देश हों या इकोनॉमी में बड़े देश हों या और एस्पिरेशंस में बड़े देश हों, महत्वाकांक्षाओं में बड़े देश हों, वो सारे भारत पे नज़र रखते हैं। उनके नज़र रखने का अपना मैकेनिज्म है, वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और बहुत सारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के साधन हैं। तो वहाँ से भी वो कोरोबरेटिव इंटेलिजेंस पाकिस्तान को मिली कि न सिर्फ भारत की सरकार बल्कि भारत की फौज के सभी लोग इस समय इस मूड में हैं कि ये ट्रिगर पॉइंट होगा एक वॉर का अगर अभिनंदन को कुछ हो जाता है। तो उस समय अभिनंदन मुझे लगता है एक भारतीय वायुसेना का पायलट ना होकर के उस इतने बड़े एक भारत राष्ट्र का एक बेटा बन गया था, जिसके लिए हर कोई भाई अपनी आहुति देने को तैयार था, हर माता अपना सर्वस्व दान करने को तैयार थी और हर पिता इस बात के लिए तैयार था कि मेरा जो कुछ है मैं इस यज्ञ में लगा दूंगा, लेकिन अगर मेरे इस बेटे को कोई भी परेशानी पैदा होती है, खतरा ये सरकार करती है पाकिस्तान की, तो इसको नेस्तनाबूद कर देंगे। पूरी जनता का जो मूड था, पूरी फौज का जो मूड था और सरकार का जो मूड था, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं। और पाकिस्तान ने बहुत बुद्धिमानी का कार्य किया कि अभिनंदन को सकुशल लौटा दिया, नहीं तो आज शायद ये इंटरव्यू हम लोग लाहौर पे ले रहे होते और शायद मुझे नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ती और शायद मैं लाहौर में ही पोस्टेड होकर के। अच्छा, ये आपने शायद उस समय आप विंग कमांडर आप थे, क्या आपको कह दिया गया था स्टैंड बाई? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे क्या मतलब, मैं तो आपको ये इतना बता सकता हूं कि हम इस तरह तैयार थे कि विद इन हाफ एन आवर युद्ध शुरू कर सकते थे। अच्छा, हम पूरी तरह तैयार थे। मतलब देखिए, भारतीय फौजें और ऐसा एक बार नहीं है, भारतीय फौजें बहुत तैयार तरीके से रहती हैं और उस पर भी स्पेशली एयरफोर्स। देखिए, एक फैसिनेशन हो गया, एक फैसिनेशन है लोगों को फिल्मों में जो देखने को मिलता है, तो उससे लोग फैसिनेट हो जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फिल्मों में नहीं दिखाई जाती, कुछ चीज़ें हैं जो फिल्मों में नहीं बताई जाती, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में फौज के अंदर के लोगों को भी नहीं मालूम होता है। मुझे एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बाकी आप स्वयं चिंतन कर लीजिएगा। आप लोग ये सोचिए कि कराची से, लाहौर से या पाकिस्तान के किसी भी शहर से दिल्ली तक F-16 को आने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। यानी कि अगर F-16 चाहे तो भारत की सीमा में घुस करके चला जाए या दिल्ली के ऊपर उड़ के चला जाए, आपकी पार्लियामेंट के ऊपर उड़ के चला जाए, टाइम फैक्टर उसमें 10 से 15 मिनट उसको लगेगा बस। तो कौन सा फैक्टर है जो उसको रोकता है, जो आज तक वो नहीं आ पाया? कौन सा? वो फैक्टर है भारतीय वायुसेना। क्योंकि भारतीय वायुसेना हर समय स्टैंड बाई पे रहती है, हर समय हमारी रेडनेस स्टेट स्टैंड बाई 2 होती है, यानी 2 मिनट में हम अपनी लड़ाई शुरू कर। ये बात तो सही है कि उस समय राफेल हमें नहीं मिला था और सुकोई और मिराज ने ही F-16 को दौड़ाया था और F-16 को गिराया भी था। तो ये स्पीड तो हम मिराज और सुकोई 30 से ही पकड़ लेते हैं। नहीं, इसमें टेक्निकल पैरामीटर्स की बात नहीं है। F-16 को तो MiG-21 ने गिराया था, ठीक है। तो और पूरी दुनिया में ये एक पहला था कि MiG-21 क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट ने, जो कि लो टेक एयरक्राफ्ट है इतना, उसने इतने बड़े हाई टेक न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट को गिरा दिया। तो बात स्पीड की, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मशीन। Obviously, machine is important and we are progressing towards that, but men behind machine is more important. तो मैं ये कह रहा था कि हमारी सेनाएं उस रेडीनेस में रहती हैं कि दुश्मन का कोई भी जहाज आज तक नहीं आ पाया, 10 से 15 मिनट भी जहां लगना है वहां भी नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि जब हम आप लोग बात कर रहे हैं इस समय, या रात में 2 बजे 3 बजे भी, भारतीय वायुसेना के न जाने कितने अधिकारी, न जाने कितने मैन, वो पूरी तरीके से जागृत और लड़ने को तैयार बैठे हैं 2 मिनट की रेडीनेस में कि अगर तुम आते हो तो 2 मिनट में तुमको गिरा देंगे नीचे। ये रेडीनेस और ये स्टैंडर्ड्स भारतीय वायुसेना मेंटेन करती है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रचार का युग है और इसका कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का प्रचार करना चाहिए कि हमारी सेनाएं किस तरह हाईटेक हैं, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी कितनी हाईटेक हो चुकी है और कितनी रेडीनेस हम रखते हैं। देखिए, नेवी में टाइम फैक्टर के लिए बहुत गुंजाइश होती है क्योंकि वहां पे दिनों में लड़ाई होती है। आर्मी में टाइम फैक्टर के लिए काफ़ी गुंजाइश होती है क्योंकि वहां पर घंटों में लड़ाई होती है।
लेकिन एयरफोर्स में सेकंडों में लड़ाई होती है। हमारी कॉम्बैट हो सकता है 6 सेकंड में खत्म हो जाए, हो सकता है हमारी कॉम्बैट 20 मिनट चलती रहे, हमारी हो सकता है जो हम पैकेज भेजें उनको वहां पर इतना इंगेज किया जाए कि वो आधे पौन घंटे वहां कॉम्बैट में लगे रहें, और हो सकता है कि 4 सेकंड में मौत आ जाए दुश्मन की या हमारी। तो यहाँ सेकंड्स का काम है। तो इसीलिए हमारे लिए पीस और वॉर की बाउंड्री बहुत कम है। इंडियन एयरफोर्स में पीस और वॉर के बीच में डिफरेंस बहुत कम है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि वी आर मोर कंफर्टेबल इन वॉर, क्योंकि तब हमको पता है कि मारना है। पीस में हजारों डिप्लोमेसी बीच में होती है, ब्यूरोक्रेसी बीच में होती है। तो हमारी रेडीनेस स्टेट तो इतनी हाई हमेशा रहती है कि वॉर टाइप हो। तो जो आपका प्रश्न था कि क्या हम लड़ने को तैयार बैठे थे, हम बिल्कुल तैयार बैठे थे। लेकिन उस समय का अंतर यह था कि उस समय हम लड़ने की नीयत भी अपनी तरफ से बना बैठे थे। हम ये सोच रहे थे कि तुम हमको मौका दो, बस तुम हमको एक मौका दो, तुम हमको छेड़ो, हम छोड़ेंगे नहीं। हम उसमें बैठे थे। और पाकिस्तान अच्छी तरह इस बात को जानता था। मैं बहुत सारी चीजें यहां पे नहीं बता सकता, बताना मैं चाहता हूं लेकिन नहीं बता सकता, जिसको सुन के हमारे नागरिकों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत माता के जो सच्चे सपूत है, जो इस देश को, इस राष्ट्र को, इस सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के पालने को अपना सर्वस्व समझते हैं, उनको बातें जान के बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन ठीक है, जब सरकार कभी उसको डिक्लासिफाइड करेगी तब बताएंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी वहां पर सुप्रीमेसी हो चुकी थी एक तरीके से आइडियोलॉजिकल, कि उनको पता था कि अब कुछ करना नहीं है, नहीं तो हम मारे जाएंगे, बवाल हो जाए। अच्छा, आप विंग कमांडर थे, आपने वीआरएस ले लिया क्योंकि आपको अभी आगे और मौका मिलता, क्या पता हम और आगे तक देखते, लेकिन चूंकि आपने कहा कि लाहौर तक रहता तो मैं सेना में रहता, ऐसा क्या हुआ कि आपको वीआरएस लेना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मुझे निरंतर युद्ध पसंद है, मुझे युद्ध ही पसंद है, वही मेरा पेशा रहा है और वही करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन एक लेवल के बाद आप इस सीनियरिटी में पहुंच जाते हैं। अब हमने यूनिट्स कमांड कर ली, पूरी तरीके से ऑपरेशनल, सारे टेन्योर मैंने ऑपरेशनल किए, कोई भी नॉन ऑपरेशनल ब्यूरोक्रेटिक टेन्योर नहीं किया। कहीं किसी का ओएसडी बन के, कहीं कहीं अच्छी पोस्टिंग पाके कि दिल्ली में आराम से बैठे हैं और साहब के साथ अच्छी नज़रों में हैं, वो मैंने नहीं किया। मैं फील्ड में ही रहा, ऑपरेशनल यूनिट्स में ही रहा और हाईली ऑपरेशनल यूनिट्स में रहा। मतलब इंडियन एयरफोर्स की जो हमारी जो मेरी एक यूनिट को मैं बहुत लकी था कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा एक कलर्स दिया गया अवार्ड, जो कि मिलिट्री पार्लेंस में लोग जानते हैं कि बहुत ही मतलब वंडर्स करने वाली यूनिट को वो दिया जाता है, जो एकदम चमत्कार की तरह ऑपरेशंस करे। तो एक उस लेवल के बाद, एक सीनियरिटी ब्रैकेट में आने के बाद मैं एक्चुअली आईएएम से कोर्स कर रहा था। तो तब तक मैंने सोचा नहीं था, मैंने ही सोचा था चलो आईएएम से कोर्स कर लेते हैं और एक नॉर्मल जैसे प्रोग्रेशन, आपने जैसे बताया कि प्रमोशंस होंगे और ये सारी चीज़ें होंगे। लेकिन फिर मैंने मन में कुछ विचार आया, कुछ चीज़ें, कुछ जो एनालॉजी चल रही थी कई वर्षों से, कि भारत की जनता को मैंने देखा कि हिंदू जनता बहुत ज़्यादा भ्रमित है। वो बेचारी ये जानती नहीं है कि किस दिशा में देश को ले जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक युद्ध जो है चल रहा है भारत के अंदर, जिसको मैं 2.75 वॉर कहता हूँ। यानी कि जनरल बिपिन रावत साहब ने जो बोला था 2.5 वॉर, 2.5 मोर्चे की लड़ाई, जिसमें एक मोर्चा चीन था, एक पाकिस्तान था, और 0.5 जो मोर्चा था वो अंदर के रहने वाले जिहादी और इस तरह के तत्व थे। लेकिन मैंने विचार किया कि ये लड़ाई बढ़ करके 2.75 यानी 2.25 हो चुकी है, जिसमें कि 2.5 के अलावा 0.25 का जो फैक्टर है वो फैक्टर है एंटी सनातनी, एंटी भारतीय शिक्षा शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, और जो कि मुगलों के समय से चली आ रही। किसी एक पार्टी के लिए ये संभव नहीं है कि 10 साल के शासनकाल में वो पूरा बदल के रख दे, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। ये जनता के पास से जागृति आनी आवश्यक है। तो वहां पर हमने सोचा कि अब अगर हम फौज में रहे तो हमारा करियर जाएगा ब्यूरोक्रेटिक चैनल पे, क्योंकि अब ज़्यादातर यूनिट्स में हमारे जूनियर सीओ हैं, तो फील्ड यूनिट्स में हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग, ब्यूरोक्रेटिक, तो वो करना है हमें। और प्रमोशन लेकर के गोल्फ खेलना है, हेलीकॉप्टर में बैठकर जाकर डिगबोई में गोल्फ खेल करके, कैप पहन के शाम को एक विस्की उठा करके चीयर्स करना है अपने जीवन में, या हमें एक नए युद्ध के लिए
अपनी लुटिया कमंडल लेकर के निकल जाना है। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम लुटिया कमंडल लेकर के नए युद्ध के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि सनातन के जो लोग हैं आज भारत के अलावा वो कहीं नहीं बचे हैं, और भारत के अलावा सनातन का कोई पालना नहीं है। भारत भी पूरी तरीके से भारत सनातन का नहीं रह गया है। आप आए दिन देखते रहते हैं कि कितने पार्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ, वो क्रिश्चियनिटी ले जाना चाहती है, और वेस्ट के पार्ट्स जो हैं नॉर्थ से लेकर के वो इस्लामिक जिहाद की भेंट चढ़ रहे हैं। साउथ में तो बहुत लंबा गैंग है कन्वर्जन का। हाँ, तो सनातन के लिए करने वाले लोग चाहिए, और वो नेतृत्व हमें लगा अगर हम दे सकते हैं इस युद्ध में। भारत के अंदर, मैं सभी दर्शकों को बोलूंगा, यू आर एट वॉर। भारत के अंदर एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसमें विक्टिम भी आप हैं और जिसके लड़ाकू योद्धा भी आप हैं। ये वॉर है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपोगेंडा वॉरफेयर। ये आपको खत्म कर रहा है, आपको गलत इश्यूज पे ले जाता है, गलत एजेंडों पे ले जाता है, और आपके पॉलिटिकल लीडर्स इस बात पे मजबूर हो जाते हैं कि वो भी आपको उन्हीं तरफ ले जाएं, क्योंकि वही चीजें यहां चलती हैं। जैसे जातिवाद का मैंने एग्जांपल दिया, फिर उससे क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर आपको और उस तरफ ले जाते हैं और ज्यादा, और ये कुचक्र बन जाता है। तो हमें ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो फील्ड पे आके हिंदुओं की सामाजिक, आर्थिक, साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक चारों तरफ से सशक्तिकरण के कार्य करे, सिर्फ बात ना करे। सिर्फ हिंदू समाज बातें करने वालों को आज अपना कट्टर हिंदू शेर मान बैठा है, ये बहुत बड़ी एक विभीषिका है। तो इसलिए हमने ये प्लान बनाया कि भाई अब हम ये सर्विस छोड़ के, क्योंकि ये काम फौज के नियमों में रहते हुए, उनके प्रोटोकॉल में रहते हुए हम कर नहीं सकते थे। और फौज में मैंने बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री तौर से, अपने पूरी संतुष्टि के तौर से हर तरह संहार भी किया और सब कुछ किया, और वो सब करके हमने फिर ये डिसाइड किया कि अब हमको सनातन की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के लिए यहाँ आना। तब आपने कल की सेना बनाई। जी, कल की सेना तो आप बना लिए, सेना बना ली, लेकिन सेना वाली टोपी आप पहनते हैं, वर्दी आपकी सेना वाली रहती है। कई बार उस पर कई सवाल होते हैं वर्दी को लेके आपके, कि आप आर्मी का ड्रेस पहन के, आर्मी के ड्रेस पहन के यूज कर रहे, कल की सेना बना रखा है, आपने अपने टीम मेंबर को वैसा ही ड्रेस दे रखा है। तो ये कैप और ये ड्रेस का क्या राज है? देखिए ऐसा है ना कि जहाँ तक मेरी बात है, और कल की सेना में रहने वाले सारे वेटरन्स की, क्योंकि ये रिटायर्ड फौजियों और पुलिस वालों से भरी हुई है, तो जहाँ तक हमारा सवाल है, जो वेटरन की कैटेगरी में आते हैं, तो हम तो ऑथराइज हैं अपने बैचेस पहनने के लिए। हम यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, इज एक्सेप्ट सम ओकेजन्स, जो कुछ ओकेजन्स दिए हुए हैं, तो हम अपनी फौज की, जैसे मैं आज विंग कमांडर की रैंक और वो नहीं पहन सकता। मैं पहन सकता हूं, उसके कुछ ओकेजन्स लिखे, उन ओकेजन्स में मैं पहन सकता हूं, उसके अलावा सामान्यतः नहीं पहन सकता। लेकिन भारतीय वायुसेना का इंसिग्निया पहनना या मेरे बैचेस पहनना जो मैंने सर्विस में अर्जित किए हैं, वो मेडल्स, वो रिबन्स पहनना, मेडल्स पहनना, वो मेरा अधिकार है। तो वेटरन्स की तो कोई बात नहीं है, उस पर तो प्रश्न भी नहीं उठते हैं। जो एक्स फौजी हैं उन पे नहीं उठते हैं। जैसे आपके परम पूज्य दादाजी, वो रिटायरमेंट के बाद भी अपना मेडल लगा करके किसी सभा में जा सकते हैं, क्योंकि ये उन्होंने अर्जित किया है। जहाँ तक रैंक की बात है, जो विंग कमांडर में लिखता हूँ या और लोग मेजर कर्नल लिखते हैं, तो मैं सभी को बता दूं, क्योंकि सिविलियंस को उतनी जानकारी नहीं होती नियम कानून की। तो रैंक और ये जो कमीशनिंग होती है वो प्रेसिडेंट द्वारा पूरी लाइफ के लिए दी जाती है। इसीलिए जब हम लिखते हैं तो विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी रिटायर्ड लिखते हैं, यानी पुष्कल द्विवेदी रिटायर हुए हैं, और विंग कमांडर रैंक इज स्टिल लाइफ। तो मेरा विंग कमांडर लिखना, या मेरे साथ में जो और लोग हैं, कोई सार्जेंट है, कोई हवलदार है, कोई सूबेदार है, कोई कर्नल है, तो वो लोगों का रैंक लिखना भी जायज है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि जो सिविलियन हमारे साथ जुड़े हैं वो यूनिफॉर्म कैसे पहने, तो मैं उसको आपको बता देता हूं कि देखिए बात यह है कि हमारी जो यूनिफॉर्म है वो पूरी तरीके से यूनिक है, यानी किसी भी सेना की, तीनों अंगों की या पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास की वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, हमारे जो बैचेस हैं, जो हम बैच यूनिफॉर्म में लगाते हैं, आप वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं, हमारी www.kalkisena.co.in, उसमें यूनिफॉर्म दी हुई है, डिस्प्ले है। तो हमारे सारे बैचेस हमारे यूनिक हैं, जो हमारे बने हुए हैं, यानी कि हमने किसी आर्मी यूनिट, एयरफोर्स यूनिट, नेवी यूनिट, सीआरपीएफ यूनिट के बैच नहीं लिए हैं। हमने कहीं भी भारत सरकार का जो अशोक स्तंभ यूज नहीं किया है, जो कि हमारे सिविलियंस के लिए, जो कि ऑथराइज नहीं है उसको पहनने के लिए।
और हमने कहीं पर भी शोल्डर पे या कंधों पे हमने कहीं पे भी रैंक बैचेस यूज नहीं किए हैं। यानी कि जो हमारी पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस के जो रैंक होती है, मैं अगर कल की सेना का चीफ हूं, आप मुझे भी यूनिफॉर्म में देखेंगे तो मेरे कंधे खाली हैं, जबकि अगर हम फौज में होते और मेरे कभी कंधे खाली होते तो ये कोर्ट मार्शल ऑफेंस होता। लेकिन हमने पर्पसली, क्योंकि रैंक पहनाने की जो अथॉरिटी है वो माननीय राष्ट्रपति को ही है, महामहिम राष्ट्रपति को भारत की, तो हमने कल की सेना में रैंक नहीं रखे हैं। हमारी कल की सेना लेकिन की एक यूनिफॉर्म ऐसा भी है कि ना कि मिसकंफ्यूजन हो जाता है नहीं, कि मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूजन पे भी आते हैं। कल की सेना की जो यूनिफॉर्म है पूरी तरह यूनिक है। उसकी आप तुलना किसी भी संगठन की यूनिफॉर्म से कर सकते हैं, किसी भी स्कूल की यूनिफॉर्म से कर सकते हैं, या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप जानते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं, वो अपने लोगों को यूनिफॉर्म देते हैं, उससे कर सकते हैं। अब जहां तक कंफ्यूजन की बात आई, तो देखिए, अगर सामने वाले इंसान में बुद्धि नहीं है समझने की, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। आरएसएस की जो ड्रेस है, अगर उस ड्रेस को कोई बोले कि खाकी पैंट पहनते हैं तो ये पुलिस की ड्रेस लिए हुए हैं, लाठी लेके चल रहे हैं तो लग रहा है कांस्टेबल आ रहा है, तो ये तो भाई अगले परसेप्शन करने वाले की गलती है। आरएसएस की ड्रेस में कुछ भी गलत नहीं है। आरएसएस की जो यूनिफॉर्म है वो यूनिक है, उन्होंने अपनी एक यूनिफॉर्म बनाई संगठन की। यूनिफॉर्म से संगठन में एकता आती है, संगठन में एक रूपता आती है, यूनिफॉर्म के बहुत सारे लाभ हैं, इसीलिए हम बच्चों को शुरू से डिसिप्लिन देने के लिए स्कूल में भी यूनिफॉर्म का प्रयोग करते हैं। आरएसएस की यूनिफॉर्म पे कोई अगर आक्षेप करे कि आप खाकी पैंट पहनते हैं, डंडा लेके चलते हैं, आपने पुलिस की यूनिफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, तो वो तो कहने वाले की मूर्खता है। इसी तरह कल की सेना के ऊपर जो अगर कोई आरोप लगाए ये कि आप सेना की यूनिफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो ये तो या तो कहने वाले की अनभिज्ञता और मूर्खता है, उसमें हो सकता है कि अनभिज्ञता हो और जनता को पता नहीं रहता, और या तो इसमें बहुत काइयापन है किसी का। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमें इतनी थ्रेट्स आती रहती हैं हर जगह से, बाहर फॉरेन से भी मुझे पर्सनल थ्रेट्स आती हैं, क्योंकि जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं वो ये बात जान गई हैं कि अब तक सिर्फ बदकही हो रही थी, जो बदकही शायद आपके प्रोग्राम का भी नाम है, तो अब तक सिर्फ बदकही हो रही थी, काम करने वाले अब आए हैं। उनको पता है, क्योंकि वो क्यों डरेंगे, वो एक ऐसे संगठन से डरेंगे जहां का नेतृत्व जो बना ही संगठन नेतृत्व वालों से हो, जो योद्धाओं का ही बनाया हुआ संगठन है, और वो योद्धा के संगठन की तरह ही बना है। हम कोई पूड़ी बांटने के लिए नहीं बने हैं, ना हम बने इसलिए कि हम जाके किसी को, मैं जाके यूट्यूब में आके कुकरी सिखाऊं। कितने लोग की टीम है? देखिए, ये हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा संगठन का उद्देश्य है कि 2 साल में हम 5 लाख योद्धा तैयार करें, और हम 10 साल में 1 करोड़ योद्धा तैयार करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा आकलन है कि अगर पाकिस्तान और चीन ने एक साथ भारत पे हमला किया, जिसके कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सारे मिलिट्री एनालिस्ट और जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट इस बात को समझते हैं, तो चीन और पाकिस्तान के एक साथ हमला करने की दृष्टि में, और भारत की जो इंटरनल जो 0.5 की जो दुष्ट ताकतें हैं, जो एंटी इंडिया फोर्सेस एलिमेंट्स हैं, वो भारत के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, भारतीय फौजों का रास्ता रोकेंगे, भारतीय पुलिस, भारतीय अर्धसैनिक बल के ऊपर संहार करेंगे। तो उन सब से हमारे 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़ भारतीयों को बचाने के लिए हमें 1 करोड़ की फौज की नफरी लगेगी, जो वॉलंटियर फोर्स होगी, जो समय 1 करोड़ कल की सेना चाहिए आंतरिक लड़ाई के लिए नहीं, 1 करोड़ कल की सेना चाहिए भारतीय सेनाओं, भारतीय पुलिस और भारतीय अर्धसैनिक बल को बिना अपना लॉस किए हुए, उनका लॉस किए हुए युद्ध जीतने के लिए। इस स्थिति में जब चीन और पाकिस्तान एक साथ हमला करें और इंटरनल एग्रेशन से भारत जाए, तो भारत राष्ट्र को बचाने के लिए जो भारत की रेगुलर फोर्सेस हैं, उनका साथ देने के लिए हम 10 साल में 1 करोड़ योद्धा बनाएंगे, जिससे हमारी गली गली, चप्पे चप्पे, घर घर को कवर करने के लिए अपने योद्धा हों, और हमारी फोर्सेस कंसंट्रेट कर पाए बड़े टारगेट्स पे, जिनको संभालने के लिए हमारी कल की सेना शायद इक्विपमेंट वाइज, क्योंकि हम गैर सरकारी संगठन है, हम उतने भले ना हों, तो उनके लिए। और दूसरी बात कि हमारे लोग इस योग्य हों कि जब भी भारतीय सेना, भारतीय अर्धसैनिक बल या भारतीय पुलिस हमको बुलाए अपना साथ देने के लिए, तो डे 1 से हमारे जो कल की योद्धा हैं वो उसमें जेल करके इक्विपमेंट यूज करना जानते हो, वो उस तरह से वॉर लड़ना जानते हो, जिससे कि टाइम लॉस्ट ना हो। एक और चीज होता है, संगठन कोई चलाने में सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो आर्थिक संकट आता है।
चूँकि आप बाकी जैसा आपने बताया कि ज़्यादातर लोग भूतपूर्व सैनिक हैं और चूँकि आप भी भूतपूर्व सैनिक हैं तो एक अच्छा वेतन मतलब जो क्या है पेंशन मिलता है। अभी हाल ही में व्यवस्था आई अग्निवीर जिसमें वो नहीं है, तो ऐसे में कल की सेना अपना आगे का भविष्य कैसे सोच रहा है आर्थिक संकट से, और अग्निवीर के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक आर्थिक सहयोग की बात है तो हम, जैसे मैंने अपना पूरा धन इसमें लगाया है, अपने रिटायरमेंट का जो भी मिलता है वो सारा कुछ, जिसको लेके लोग पूरा जीवन प्लान करते हैं। और भी लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट है www.kalkisena.co.in, वहाँ पे QR कोड है, लोग वहाँ जाके डोनेट करते हैं, मेंबरशिप के लिए थोड़ा बहुत देते हैं। अर्थ की तो हमको आवश्यकता है, क्योंकि बिना अर्थ के कोई सेना चलती नहीं है, और अर्थ हमें सिर्फ थोड़ा बहुत दानदाताओं से मिल रहा है, ये जो लोग अपना समर्पण में पूरा लगा रहे हैं। तो अर्थ के लिए समाज को हमारा साथ देना चाहिए। अगर समाज को योद्धा चाहिए, समाज में अगर समाज को एक दिशा में कार्य करने वाले लोग चाहिए, सिर्फ बातें करने वाले नहीं, तो समाज को हमारा आर्थिक रूप से साथ देना चाहिए। रही बात अग्निवीर की, तो देखिए, अग्निवीर का मैंने शुरू से ही विरोध किया कुछ कारणों से। मुझे पता चला है कि सरकार ने उसमें कोई कमेटी बनाई है जो कि उन विषयों को अध्ययन कर रही है, मतलब सिर्फ मेरे नहीं, बहुत हमारे वरिष्ठ जो हैं सब उन्होंने भी किया है। जनरल GD बख्शी साहब ने किया, और मुझे लगता है कि जनरल GD बख्शी साहब एक भारतीय सेना के ऐसे रत्न हैं जिनकी बात सरकार को अवश्य सुननी चाहिए। हम लोग तो उनके सामने अभी बच्चे हैं, उन्होंने तो पूरा अपना जीवन वो आज भी कर रहे हैं, हमारे आदर्श हैं वो हम लोगों के। तो सरकार ने कोई कुछ गठन किया है कमेटी का। मुझे लगता है अग्निवीर अगर अपने उस रूप में चलती रही जिस रूप में है, तो भारतीय सेनाएं 10 से 15 साल में बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। इसलिए भारत सरकार को अग्निवीर जैसे भी चलाना है वो चलाएं, लेकिन 100% भारत की सेना की नफरी रेगुलर करने के बाद ओवर एंड अबाउट वो नफरी वो करें। जैसे मान लीजिए कि 50,000 वैकेंसी हैं, या मान लीजिए 10,000 वैकेंसी है, समझने की आसानी के लिए, तो 10,000 वो रेगुलर ले लें। उसके अलावा उनको 2,500 3,000 अग्निवीर लेने हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेगुलर सैनिक होने चाहिए, रेगुलर सैनिक होने चाहिए, बिकॉज युद्ध लड़ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, युद्ध को समझना कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लोग ये समझते हैं कि सैनिक का मतलब कि गड्ढा खोदना, सिर्फ ऐसा नहीं है। आप कभी भी देखिए कि जो हमारे सैनिक हैं, मतलब मैं सीनियर अधिकारियों की बात नहीं कर रहा, मैं निम्नतम भी जो जवान होते हैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, जो निम्नतम रैंक में होते हैं। निम्न कोई नहीं है, इसको कोई वैसे ना ले, लेंस नायक या हाँ, फिर जैसे कोई नायक की रैंक से रिटायर हुआ, या मान लीजिए जवान भी रिटायर हो गया वो, तो भी सिविल में उसको अच्छी नौकरी मिलती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी। वो लेबर नहीं है। हमारे जवान को आप लेबर मत समझिए, ना उसको स्किल्ड लेबर समझिए कि चलो जैसे एक मशीन ऑपरेटर होता है वैसे हो। वो एक योद्धा है। और मशीन ऑपरेटर, अब मिसाइल सिस्टम एक मशीन है, लेकिन वो मिसाइल चलाने वाला एक योद्धा, वो मशीन ऑपरेटर नहीं है। कि आप उसको तुलना कर दें कि एक कपड़े की फैक्ट्री में जो मशीन चलाता है वो और जो मिसाइल ऑपरेटर एक है। तो इस वजह से हमें 100% नफरी लेनी चाहिए रेगुलर, और जो उसके ऊपर सरकार लेना चाहे। ऐसे ही अन्य सुझाव भी हैं जो हमने रिटर्न में भी हम लोगों ने डाले हुए हैं, सरकार उस पर विचार कर रही है। तो अगला मतलब जो आपका टारगेट है 1 करोड़ कल की सैनिक का, आपको क्या लगता है? नहीं, अभी 5 लाख का है 2 साल में। अच्छा, और 10 साल में 1 करोड़ का। तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 5 साल का टारगेट 5 साल में अचीव हो जाएगा? हाँ, नहीं, 2 साल का टारगेट है 5 लाख का, वो 2 साल से कम में ही अचीव हो जाएगा। मुझे लगता है काफ़ी कम में अचीव हो जाएगा। तो हमारी तो बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है, और हम भी ये गुजारिश करेंगे कि अच्छे और नेक काम में लोगों को बढ़ के अपना साथ देना चाहिए। तो आज का ये पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान थे बतकही में, वो पुष्कल द्विवेदी जी थे, जो विंग कमांडर रह चुके हैं पहले, और अभी समाज को नई दिशा देने का एक नया काम कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। राम राम। हर हर महादेव।